हेलो एस्पिरेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू इनिशिएटिव बाय आरबीआई, जिसके अंदर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये क्या है? तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस या यूएलआई को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका मेन एम क्या होगा? क्रेडिट यानी कि लोन डिलीवरी को बेटर बनाना। मतलब आरबीआई चाहता है कि लोन देने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट हो। ठीक है, इसीलिए यूएलआई एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो लेंडर को बोरर तक आसानी से और तेज़ी से लोन पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डीपीआई एक डिजिटल सिस्टम या प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज़ करके सिटीज़न हो गए या बिजनेसेस हो गए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, वो डिजिटल सर्विसेज को ईजिली, चीपली और सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक डिजी लॉकर की तरह है, बट काम अलग अलग है। ऑल्दो डिजी लॉकर जो होता है इसी के अंदर आता है। ठीक है, डीपीआई गवर्नमेंट आरबीआई द्वारा बनाया गया एक पब्लिक डिजिटल सिस्टम है, जैसे आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर हो गया। यूएलआई भी इसी कैटेगरी का है। ठीक है, तो it aggregates data from multiple data sources which would be made available to lenders for better credit assessment। मतलब ULI अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करेगा, एग्रीगेट करेगा और लेंडर को देगा ताकि वो बेटर क्रेडिट असेसमेंट कर सके। ठीक है, मतलब बैंक्स हो या एनबीएफसी को बोरर का डेटा जैसे कि इनकम हो गया, रीपेमेंट हिस्ट्री एट्सेट्रा, वो अलग अलग जगह से मैनुअली कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। यूएलआई से उनको एक जगह पे रिलायबल डेटा मिलेगा, जिससे लोन अप्रूवल ज़्यादा एक्यूरेट होगा और डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क होगा वो भी कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिटेल सैंडबॉक्स समझते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा बॉक्स है भाई। रिटेल सैंडबॉक्स का मतलब है आरबीआई का टेस्टिंग ग्राउंड। ठीक है, जहाँ पे डिजिटल करेंसी को रियल यूज़र के एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है बिफोर ऑफिशियल लॉन्च। सैंडबॉक्स का मतलब एक्सपेरिमेंट या फीडबैक स्टेज होती है, अभी ऑफिशियली लॉन्चिंग स्टेज नहीं है। बस हम अभी क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करके हम फीडबैक ले रहे हैं कि ये अगर अच्छा काम कर रहा है, यानी कि इसके बेनिफिट ज़्यादा है या फिर इससे हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरह से अभी एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज में ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है। इस टेस्ट में बैंक टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में सेलेक्टेड यूज़र, मर्चेंट्स और एंटिटीज़ भी होती है। ये चीज़ याद रखना, ये सिर्फ बैंक ही टेस्ट नहीं कर रहा है, इसमें सेलेक्टेड यूज़र्स भी है और साथ में मर्चेंट और एंटिटीज़ भी है। ठीक है, Now, CBDC is a digital version of fiat currency issued by central government। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल बैंक्स। सीबीडीसी जो है वो एक फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्म है जो सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई वो इशू करता है। मतलब जैसे 100 का नोट फिजिकल होता है, मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, वो पेपर पे एक पेपर पेज हो गया। ठीक है, पेपर हमें दिखता है कि अच्छा एक पेपर पे 100 रुपये लिखा हुआ है, तो ये वो क्या है? एक फिजिकल फॉर्म है 100 रुपये का। वैसे ही डिजिटल रुपी उसी पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। लीगल टेंडर होता है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मेक श्योर ये चीज़ याद रहे कि ये लीगल टेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले तो समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रेडिशनली एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट या पेपर फॉर्म में इशू किया जाता था, बट अब मोस्टली डीमैट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या प्रोमिसरी नोट के रूप में इशू होता है जब पैसा बैंक या एलिजिबल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट किया जाता है। इन शॉर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर बैंक को पैसा देता है और बैंक उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करता है। फॉर एग्जांपल, बैंक इन्वेस्टर से पैसा बोरो करता है, इन्वेस्टर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, बैंक उसके बदले में सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देता है। मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। तो मोस्टली जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कॉरपोरेट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। नाउ टोकनाइजेशन समझते हैं। तो टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी फिजिकल, पेपर या ट्रेडिशनल एसेट को डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर देना जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो सके। जैसे मूवी टिकट अगर आप देखो तो फिजिकल फॉर्म में भी होती है लेकिन क्यूआर कोड में भी होती है। ठीक है, उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट्स आप देखोगे डीमैट फॉर्म में। ठीक है, मतलब टोकनाइजेशन क्या है?
रियल वर्ल्ड एसेट का डिजिटल टोकन बनाना जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है सो दैट की ट्रेडिंग, ट्रांसफ़र और सेटलमेंट ज़्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे कि आरआरबी और लोकल एरिया बैंक्स को छोड़कर ये दो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई की परमिशन से इशू कर सकते हैं, लेकिन इसमें आरआरबी और लोकल एरिया बैंक्स नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब हर बैंक सीडी इशू नहीं कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को ही ये राइट होता है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू होते हैं। फेस वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। फेस वैल्यू का मतलब है कि मेरे पास 10 रुपये का नोट है, उस पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। मेरे पास 100 रुपये का नोट है, उस पर 100 लिखा है, तो 100 क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। मतलब फेस वैल्यू आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कि जो इन्वेस्टर है, ये जो सीडी है, ये फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू होता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सस्ते में खरीदता है और मैच्योरिटी पर फुल फेस वैल्यू मिलती है, ये डिफरेंस ही रिटर्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 साल होती है और मिनिमम 7 दिन होती है। मतलब सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसी। अब ये न्यूज़ में क्यों था? एक्चुअली आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया है ताकि वो एनबीएफसी को ओवरसी कर सके। मींस आरबीआई ने एफआईडीसी को अथॉरिटी दी है कि वो एनबीएफसी सेक्टर के अंदर डिसिप्लिन, कंप्लाइंस और जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने में रेगुलेटर की हेल्प करे या सपोर्ट करे। अब एफआईडीसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसी के एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। मींस एफआईडीसी को कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, ठीक है, बल्कि एनबीएफसी का एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके इंटरेस्ट और इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा एसआरओ के बारे में समझ लेते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो एसआरओ को एक लीगल बैकिंग आरबीआई के ओमनीबस फ्रेमवर्क 2024 से मिलती है जो रेगुलेटेड एंटिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, मींस आरबीआई ने 2024 में एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नोटिफाई किया जिसके अंदर एसआरओ को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता है। मींस ये कोई एडहॉक अरेंजमेंट नहीं है, फॉर्मली इसको बनाया गया है, राइट। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एसआरओ को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर होना चाहिए। मींस एसआरओ का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सेक्टर का डिसिप्लिन और डेवलपमेंट इंश्योर करना होता है। इसीलिए सेक्शन 8 को क्या किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसआरओ के पास एडिक्वेट नेट वर्थ होनी चाहिए और शेयर होल्डिंग डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। मींस फाइनेंशियली जो एसआरओ है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एसआरओ इंडिपेंडेंट और सस्टेनेबल रहे, राइट। नेक्स्ट है कोई भी एक एंटिटी एसआरओ के पेड अप शेयर कैपिटल का 10% या उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेगी। मींस इस रूल का एम ये है कि कैप्चर रिस्क को अवॉइड करना ताकि कोई एक एनबीएफसी या ग्रुप एसआरओ पर कंट्रोल ना कर सके, राइट। एंड एसआरओ को पूरे सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मींस एसआरओ सिर्फ सेलेक्ट प्लेयर के लिए नहीं बल्कि पूरे एनबीएफसी इकोसिस्टम के लिए काम करे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए एसआरओ की क्या है। फर्स्टली देखते हैं टूवर्ड्स मेंबर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला इसके अंदर है कि जो मेंबर है, मेंबर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और ग्रीवियंसेस रिड्रेसल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना। मींस एसआरओ अपने मेंबर जो एनबीएफसी है उनके लिए एथिकल स्टैंडर्ड फिक्स करेगा और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। सेकंड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट। इसमें क्या है कि डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन और रेजोल्यूशन सिस्टम बनाना। अब इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स रेगुलेटर वो कौन सी है। फर्स्ट है जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के लिए कंप्लाइंस इंश्योर करना और सेक्टर डेवलपमेंट प्रमोट करना। मींस एसआरओ आरबीआई की आइज एंड ईयर की तरह काम करेगा, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी मॉनिटर करेगा। सेकेंड इसमें आता है फॉस्टर इनोवेशन एंड डिटेक्ट अर्ली
अर्ली वार्निंग सिग्नल, मतलब कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिटेक्ट करना। मींस अगर किसी एनबीएफसी में स्ट्रेस या रिस्क बढ़ रहा हो तो एसआरओ पहले ही आइडेंटिफाई करके आरबीआई को अलर्ट करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम्स ऑन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो इसमें अगर देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो काम है, कम से कम 1/3 मेंबर जो होगा वो इंक्लूडिंग चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करता है ताकि एसआरओ मेंबर कंपनीज के प्रेशर में ना आए। नाउ एनबीएफसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होती है। एनबीएफसी को आरबीआई एक्ट के साथ साथ कंपनी एक्ट के रूल्स को भी फॉलो करना होता है। एनबीएफसी कोई पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है, बल्कि लीगली एक कंपनी होती है। अब एनबीएफसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एनबीएफसी लेंडिंग और शेयर, बॉन्ड और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का काम करती है, लेकिन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर ट्रेडिंग, सिक्योरिटी के अलावा सर्विसेज हो गया या फिर रियल एस्टेट जैसी एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। मींस एनबीएफसी का मेन काम क्या है? लोन देना, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करना। पर एनबीएफसी एग्रीकल्चर या फिर फैक्ट्री चलाना या गुड्स का नॉर्मल बिजनेस या रियल एस्टेट बिजनेस जैसी जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो खुद नहीं करती है, राइट। एंड नेक्स्ट आता है कि ये बैंक से कैसे डिफरेंट होती है। तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती और अपने नाम पर चेक्स इशू नहीं कर सकती, ठीक है। मींस एनबीएफसी सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकती है, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देती है। बैंक जैसा जो फुल फ्लेज्ड पेमेंट सिस्टम है उसका पार्ट एनबीएफसी नहीं होती है। इसीलिए जो एनबीएफसी है उनको बैंक नहीं माना जाता है, बल्कि बैंक लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनबीएफसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन स्टेट वन आरआरबी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर वन स्टेट वन आरआरबी प्रिंसिपल के अंडर 26 आरआरबीज को के अमलगामेशन को नोटिफाई किया है। अमलगामेशन का मतलब होता है मर्ज किया है उनको। मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी करके 26 आरआरबी को मर्ज कर दिया है ताकि हर स्टेट में सिर्फ एक आरआरबी काम करे। और इस रिफॉर्म का एम क्या है? तो बेसिकली आरआरबी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट और ऑपरेशनली इफेक्टिव बनाना, ठीक है। इफेक्टिवली वो काम करे, इसके लिए जो है ये मर्जर या अमलगामेशन किया जा रहा है। और क्या है न्यूज़ में? तो ये बोला जा रहा है कि ये जो अमलगामेशन है या जो ये मर्ज हो रहा है, ठीक है, ये कोई फर्स्ट फेज़ नहीं है, ये इसका 4th फेज़ है, ठीक है। और इस प्रोसेस के बाद आरआरबी के जो टोटल नंबर है वो 43 से घट के कितनी रह गई है? 28 हो जाएंगी, ठीक है। जो 26 स्टेट्स और 2 यूटीज़ या यूनियन टेरिटरी में काम करेंगे। मींस पहले अलग अलग स्पॉन्सर बैंक के अंडर एक ही स्टेट में मल्टीपल आरआरबी काम करती थी, अब उन्हें मर्ज करके नंबर कम करे और उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, जिससे डुप्लीकेशन, हाई कॉस्ट और इनएफिशिएंसी को कम किया जाएगा, ठीक है। अब एमलगामेशन के पहले से जो फेजेस है, जैसे कि 2006 से लेके जो 2010 तक के है, उसको डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया। यानी कि वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? वो हुई थी डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन पे। मींस डॉक्टर व्यास कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आरआरबी को मर्ज करके उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, गवर्नेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। अभी जो वन स्टेट वन आरआरबी रिफॉर्म चल रहा है वो उसी लॉन्ग टर्म रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का कॉन्टिन्यूशन है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आरआरबी के बारे में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक को 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के बेस पे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। आरआरबी को इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ को बैंकिंग फैसिलिटी मिले, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर और आर्टिसन को क्रेडिट एक्सेस मिले। आरआरबी का मॉडल कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच का हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इसमें ओनरशिप। तो आरआरबी का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% है और कंसर्निंग जो स्टेट है उनका 15% रहेगा इसमें। और जो स्पॉन्सरिंग जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उसमें जो ओनरशिप उनकी जो ओनरशिप होगी वो 35% के बीच में होगी। ठीक है, मीन्स ये क्या है, ये एक ट्रिपार्टाइट ओनरशिप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर पॉलिसी और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, स्टेट लोकल नीड्स और रीजनल अंडरस्टैंडिंग देगी, और स्पॉन्सर जो बैंक होंगे वो बैंकिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। ये स्ट्रक्चर बेसिकली आरआरबी को ग्रास रूट लेवल बैंकिंग के लिए सूटेबल बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन और सुपरविजन की। तो आरआरबी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आरआरबी रेगुलेट करता है और नबार्ड इसको सुपरवाइज करता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकती है मींस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये ध्यान रखना है कि आरआरबी इसको रेगुलेट करता है लेकिन सुपरविजन का काम किसका है, नबार्ड का है। ठीक है, तो आरआरबी क्या कर रहा है, रूल्स नॉर्म्स और प्रूडेंशियल गाइडलाइंस बनाना आरआरबी का काम है, लेकिन नबार्ड सुपरविजन करता है। मींस डेली डे टू डे मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा, नबार्ड करेगा। तो ये जो ड्यूल अरेंजमेंट है इससे क्या हो रहा है, इससे आरआरबी बैंकिंग डिसिप्लिन और रूरल फोकस दोनों जो है मेंटेन करती है। ठीक है, ये दोनों मेंटेन होता है। अब बात करते हैं टैक्स पर्पस की। तो टैक्स पर्पस के लिए आरआरबी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। मींस आरआरबी को टैक्स कैलकुलेशन में कोऑपरेटिव बैंक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे उन्हें कुछ टैक्स बेनिफिट और अजम्पशन मिल सकते हैं। ठीक है, आरआरबी का अगर हम देखें तो स्टेटस देखें तो आरआरबी का अप्रॉक्स 22,000 ब्रांचेस है और जो 700 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हुई है। ठीक है, जिसमें से 92% ब्रांचेस अगर देखें तो वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है। मीन्स ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि आरआरबी का कोर फोकस क्या है, विलेजेस, ठीक है, छोटी सिटीज या टाउन, फाइनेंशियल एक्सक्लूडेड रीजन। ठीक है, पर अगर हम देखें ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे हो सकता है कि अनबैंक्ड सिस्टम है या अंडर बैंक्ड एरिया होंगे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी का बैकबोन है। ये सारे एरियाज जो है वो किसका बैकबोन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी का बैकबोन है। अब थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी को अपने एएनबीसी या सीईओबीई जो भी ज़्यादा होगा उसका कम से कम 75% जो है पीएसएल में एलोकेट करना होता है। मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना किसको, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकन सेक्शन। तो 75% का हाई मैंडेट इंश्योर करता है कि आरआरबी प्योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग करे, ना कि सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड लेंडिंग करे। आरआरबी को आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 9% जो है वो किस में रखना है, 9% कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो CRAR मेंटेन करना होता है। मतलब CRAR बैंक की फाइनेंशियल सेफ्टी और स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, जो यहाँ पे कितना बोला है, 9%। यानी कि बैंक्स अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ऑब्जर्व कर सकता है, डिपॉजिटर को पैसा ज़्यादा सिक्योर होता है, डिपॉजिटर का पैसा ज़्यादा सिक्योर होता है। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टेबल बना रहता है। के ऊपर हमने 2-3 वर्ड्स की बात की है, जिसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है ANBC मींस एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की। तो ये क्या चीज़ होती है, तो ANBC का मतलब सिंपल सा है, बैंक का टोटल पैसा देने का प्रेशर। इसको सिंप्लीफाई करते एक एग्जांपल से, मान लो पीएनबी बैंक ने मुझे 10,000 का लोन दिया, तो पीएनबी ने क्या किया, डायरेक्टली मुझे लोन दिया, कोई मिडल मैन नहीं है। ठीक है, अब इसी लोन के अलावा पीएनबी बैंक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड के एसबीआई लोन, जिसका अमाउंट कितना है 5,000 है, एसबीआई लोन की गारंटी एसबीआई को दी कि अगर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है आपका लोन नहीं चुका पाए तो मैं ये लोन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि पीएनबी ने कोई डायरेक्ट लोन नहीं दिया बल्कि लोन के ऊपर गारंटी दी फ्यूचर के लिए। तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर रिस्क है। ठीक है, बिकॉज इन केस अगर सिक्योरिटी गार्ड लोन नहीं दे पाता है तो पीएनबी को वो लोन जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो अब पीएनबी के ऊपर लोन का प्रेशर कितना हो गया, तो एक्चुअल लोन तो 10,000 है जो मुझे दिया है, और इसी के साथ में एसबीआई बैंक की गारंटी दी है जो कितना है 5,000 लोन। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 15,000। क्योंकि जो 5,000 है पीएनबी ये सोच के चलेगा कि इन फ्यूचर अगर मुझे देना पड़ जाए, ठीक है, तो इसीलिए ये भी काउंट होगा। तो यही टोटल अमाउंट 15,000
5000 क्या है, ए एंड बी सी है। अब नेक्स्ट वर्ड है इसमें सीईओ बी सी, सॉरी सीईओ बीई, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस। तो ये वर्ड क्या है, तो ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि सीईओ बीई का मतलब है जो एक्चुअल में लोन नहीं है, ठीक है, बट जिसे लोन जैसा ही काउंट किया जाता है। जो अभी हमने ऊपर 5000 का कॉन्सेप्ट देखा था कि 5000 जो लोन है वो डिस्कस किया और एक्चुअल में वो लोन नहीं था, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसमें एक और वर्ड मेंशन किया हुआ है ऑफ बैलेंस। ऑफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि अभी बैंक ने पैसा नहीं दिया लेकिन ये देना पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, तो ये हो गया ऑफ बैलेंस। इसके अलावा नेक्स्ट है सी आर ए आर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि सी आर ए आर क्या है, एक बैंकिंग सेफ्टी रेशो होता है जो ये बताता है कि बैंक के पास कितना अपना कैपिटल है ताकि वो अपने दिए हुए लोन्स और इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिस्क को ऑब्जर्व कर सके। मींस सीआरएआर बताता है कि बैंक के पास अपने रिस्क की एसेट कवर करने के लिए कितना बफर कैपिटल है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो सीआरएआर का फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। अब मान लो बैंक की टोटल जो कैपिटल है वो है 3.5 करोड़, ठीक है, एंड टोटल एसेट है 100 करोड़। तो अब ये जो टोटल 100 करोड़ है इसमें से मान लो कि बैंक के पास कैश है 20 करोड़ एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 30 करोड़, होम लोन भी 30 करोड़ एंड कॉर्पोरेट जो लोन है वो है 20 करोड़। अब इन सब का टोटल देखें तो ये कितना हो गया 100 करोड़, ठीक है। अब इन सब एसेट में से कौन कितना रिस्की है वो देखते हैं, ठीक है। मान लो कि कैश जो है वो ज़ीरो रिस्क है कैश पे एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ज़ीरो रिस्क की है क्योंकि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, ठीक है, एंड होम लोन पे मान लो 50% रिस्क है एंड कॉर्पोरेट पे 100% रिस्क है, ठीक है। अब हर एसेट की रिस्क वेटेज निकालो। मान लो कि जो कैश है वो जैसे ऊपर मैंने बोला कि वो क्या है, वो ज़ीरो रिस्क की है, 0% रिस्क की है। टोटल कैश कितना है हमारे पास 20 और रिस्क कितना है इस पे 0%, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसकी वेटेज रेशियो कितनी होगी 0 होगी। उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0 होगी, होम लोन 15 करोड़ हो गया और जो हमारा कॉर्पोरेट लोन है वो 20 करोड़ हो गया। अब इन सब रिस्क वेटेड अमाउंट को ऐड कर लो, कितना हो गया 35 करोड़ हो गया। अब देखो कि टोटल एसेट कितना था, जो हमने टॉप पे लिखा है वो है 100 करोड़, रिस्क वेटेड एसेट कितना हो गया 35 करोड़। मतलब बैंक के पास 100 करोड़ की एसेट है पर एक्चुअल जो रिस्क है वो है 35 करोड़ का। बाकी जो 65 करोड़ एसेट है वो क्या है, सेफ है या फिर लो रिस्क में है, ठीक है। अब सी आर ए आर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सी आर ए आर का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। अब अगर मान लो कि हाई आर डब्ल्यू है, रिस्क वेटेड एसेट हाई है और सी ए आर लो है तो बैंक क्या हो गया वीक। अगर आर डब्ल्यू ए हमारे पास लो है और सी ए आर हाई है तो बैंक क्या हो गया स्ट्रॉन्ग। मीन्स अगर बैंक के और इसका अगर हमें सी आर ए आर कैलकुलेट करना है तो जैसे हमने ऊपर देखा कि बैंक की कैपिटल कितनी है 3.5 करोड़ की। अब अगर हमें सी आर निकालना है, सी आर ए आर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो गया 3.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 35 करोड़ इंटू 100, कितना सी आर ए आर आ गया 10%। मीन्स अब आरबीआई क्या बोलने वाला है कि अच्छा है कि बैंक के पास रिस्क की जो एसेट है उनके अगेंस्ट कितना बफर है, 10% का बफर है। तो ये हो गया आपका इसमें सी आर ए आर।